नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेब न्यूज नेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भारत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत के सीखने के लिए कोई सबक है? आपने कभी ये सोचा नहीं है कि इमेज बिल्डिंग करनी है पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे? सारा अपना इमेज खत्म कर दिया है। सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी ज़हन में आती है। अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से। है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। ना अहली का खतरा जो है या तलवार जो है वो शहबाज शरीफ के सर पर भी मंडला रही है। और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी क्या बहुत ज्यादा उनको? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे? मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स है, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ। माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये बेमाना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके साइफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है? आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी तो उस वक्त तो टीएनपी के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या टीटीपी की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस बिना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लामाबाद बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद है। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट। तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था, तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाले ही कोई नहीं है, जो मर्जी करे। तो दूसरा एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा
कच्चे के अंदर आपका ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आप बार बार ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो आपके पास तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी डिप्लोमेटिक मिशन को भी सिक्योर करने के लिए। तो फिर उनका आप जवाब तो आप खुद देते हैं बना बना के। लेकिन हम लोग असल में ओरिजिनली वी आर नॉट मैच्योर। हमारे मैच्योरिटी की मैं ये मिसाल दूंगा, हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। जब आप IMF को लेटर लिखते हैं, आपके सूबे लिखना शुरू कर देते हैं, आप इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इशू कर देती है कि हम तो भाई बजाय इसके हम तो उधर जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हम तो भाई वहां जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, वो दूसरे जो बाहर से आके बैठे वो डरेंगे नहीं? वो डरेंगे, क्योंकि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको कुर्बान कर देते हैं। ये बड़ी एक आम सी बात है पाकिस्तान के अंदर, जो कि गलत बात है, गलत बात। आपने कभी ये सोचा नहीं है कि इमेज बिल्डिंग करनी है पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे। आपने जो मुसलसल पिछले अफगान जिहाद के ऊपर जो आपने पैसा बनाया उस चक्कर में, और अपना सारा अपना इमेज खत्म कर दिया है। सारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? दहशतगर्दी से में आती है। अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से, आप बैगर हैं। अब तो यहां तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुल्कों के लीडरान जो है वो मेरे फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि आप हमेशा मांगने जाते हैं। तो ये 2-4 चीजें आती हैं, ये आपको नेशनल लेवल पे आके इमेज बिल्डिंग करनी होगी, अपना इमेज ठीक करना होगा, लेकिन पता नहीं वो कौन करेगा, क्योंकि आप नेशनलिज्म का फुकदान है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अपनी तकरीर में धमकी-आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर अदालत ने आज उन्हें तलब किया था। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये माफ़ी कबूल नहीं की गई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत के सीखने के लिए कोई सबक है कि जी जो आज फैसला आया है तनवीर इलियास के खिलाफ, इससे मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को सबक सीखना चाहिए? पहले तो ये कि इस जजमेंट पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? माफ़ी मांगने के बावजूद उनको नाअहल कर दिया गया, और दूसरा ये कि क्या वाकई नाअहली का खतरा जो है या तलवार जो है वो शहबाज शरीफ के सर पर भी मंडला रही है? ये पहली बात तो यह है कि यूसुफ रजा गिलानी ने इसलिए वो खत नहीं लिखा कि आसिफ अली जरदारी उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमें नहीं पता क्यों बनाया, मगर क्या पता कुछ शर्त होते होंगे, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं। हमें वो तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका मेंटोर था, उसका पेट्रन था, उसका लीडर था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे खत नहीं लिखता, बेशक मुझे आप निकाल दें।